हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। तो मैं आप सबकी निशु मैम आ गई हूँ फिर से आपके लिए केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था डाल्टन के पोस्टुलेट्स, तो डाल्टन जी ने क्या बोला था याद है ना सबको। उन्होंने कहा था कि हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी इसी बात को हम यहाँ पे रॉन्ग प्रूव करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल होता है, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। और इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे कि एटम के अंदर तो बहुत सारे उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं भाई। एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फिर इसके डिवीजन कैसे नहीं हो सकती? अगर इसके पार्ट्स हैं तो इसकी डिवीजन भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप इसी के बारे में पढ़ने वाले हो। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो अब हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको मुंह जबानी मतलब ऐसे रटी हुई होनी चाहिए, आप भूलना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स? देखिए यहाँ पे आपको पार्टिकल्स दिखा दिए मैंने, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो बहुत ध्यान से बस इन चीजों को लर्न कर लो कि अगर आपसे चार्ज के बारे में पूछा जाता है तो प्रोटॉन के ऊपर हमें पता है +1 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पता है -1 होता है, और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, 0। तो ये तो होता है बेटा रिलेटिव चार्ज। लेकिन अगर एक्चुअल चार्ज क्या है वो याद रखना है तो आपको दिखना ये वाली चीज लर्न होनी चाहिए। क्या? कि जो प्रोटॉन है उस पे होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, और सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन का जस्ट ऑपोजिट। तो यही सेम वैल्यू, बस आगे क्या लगा देना है आपको? माइनस का साइन। तो यहाँ पे ध्यान रखना चार्ज के लिए कूलम यूज करते हैं। और अगर बात करते हैं रिलेटिव मास की और मास की, एक्चुअल मास की, तो रिलेटिव मास में आपको याद रखना है प्रोटॉन का 1 होता है, न्यूट्रॉन का 1 होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का बहुत कम मास होता है, दैट इज 0.0005। ओके, AMU आप कह सकते हो, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अगर इसके एक्चुअल मासेस की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का ये मास सेम होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है किसने क्या डिस्कवर किया? तो बेटा एक चीज ध्यान रख लो, इस चैप्टर के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 5 साइंटिस्ट के नाम सुनोगे। यहाँ आपको 4 पिक्चर्स दिख रही हैं, लेकिन एक और साइंटिस्ट है, वो भी बताती हूँ अभी मैं। जे थॉमसन, जिन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, जेम्स चैडविक, जिन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूट्रॉन्स की। और ये जो दो आपको दिख रहे हैं, ये बहुत कंफ्यूजन होती है कि जो प्रोटॉन्स हैं वो किसने डिस्कवर किए। तो मैं आपको बता दूं, जो गोल्डस्टीन थे, ठीक है, इन्होंने प्रोटॉन की इनिशियल स्टेज पे थोड़ी बहुत डिस्कवरी की थी, जिसका नाम उन्होंने कैनल रेज रखा था। ठीक है, और जो रुदरफोर्ड थे, इन्होंने बहुत ज्यादा आगे उसको थोड़ा डिटेल में और बताकर बताया था कि इनको हम प्रोटॉन्स बोलते हैं। तो मतलब आप ये कह सकते हो दोनों को श्रेय जाता है इस चीज का कि दोनों ने इसके ऊपर पूरी मेहनत की है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना है कैथोड रेज। जो क्या नाम है प्रोटॉन्स है उसका दूसरा नाम होता है कैनल रेज, और न्यूट्रॉन का कोई भी दूसरा नाम नहीं होता है। तो आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई है कि ये कैसे आपको लर्न करना है सिंपल सिंपल से मेथड से। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको यही सब एटॉमिक पार्टिकल्स की आगे पूरी की पूरी डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने अभी भी पढ़ा, जे थॉमसन ने की थी, लेकिन कैसे की थी? तो बहुत सिंपल सा मेथड है, बस लर्न कर लो इस चीज को कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का नाम इलेक्ट्रॉन किस तरह से रखा था। तो पहले तो ध्यान रख लो कि आपको जो नीचे पूरा सेटअप दिखा रखा है, क्या कि यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, ये ग्लास की बनी हुई है, और इसके अंदर आपको दो रॉड्स लगी दिख रही है, कैथोड वाली साइड और एनोड वाली साइड, मतलब ये नेगेटिव साइड और ये पॉजिटिव साइड। तो इसको कनेक्ट किया गया है हाई वोल्टेज बैटरी से, और इसके अंदर फिल की गई है एयर, जो कि बहुत ही लो प्रेशर पे। ठीक है, क्या याद रखना है, ये वाली बात बिल्कुल नहीं भूलनी है, गैस लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज पे उसको कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, पूरे सिस्टम को।
तो क्या हुआ, जैसे ही पीछे से वोल्टेज सप्लाई दी गई तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि कैथोड वाली साइड से कुछ रेज निकल रही हैं, ठीक है, और वो रेज किस साइड जा रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं। तो ये जो कैथोड वाली साइड से रेज निकली, इसी का नाम उन्होंने क्या दे दिया था कि ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, कैथोड रेज हैं, और इसी को बाद में क्या नाम मिला था, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये वाली बात आपको लर्न रखनी है कि कैथोड रेज को ही इलेक्ट्रॉन्स नाम दे दिया गया था। बस यही थी सिंपल सी डिस्कवरी। आगे देखिए, थॉमसन ने फिर उसके बाद यही अपनी डिस्कवरी के बाद मॉडल ऑफ एटम क्या दिया, क्योंकि भाई अगले ने ढूंढ लिए थे इलेक्ट्रॉन्स, तो अब उसने क्या बोला भी, मैम एटम का मॉडल भी दे सकता हूँ। तो क्या मॉडल दिया जनाब ने, देखिए, एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। सीधी सीधी बात बोल दी कि एक हलवा रखा है प्लेट के अंदर, उसके अंदर काजू बादाम डाल दिए, तो वो जो काजू बादाम है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और हलवा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। तो भाई ये वाली बात उन्होंने अपनी तरफ से बोल दी थी। उसको दूसरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए, एटम न्यूट्रल है एज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आएगा यहाँ पे, चार्जेस आर इक्वल इन प्रोपोर्शन, ठीक है। मतलब जो ये वाटरमेलन का रेड रेड हिस्सा है ना, जो तुम्हें दिख रहा है, ये रेड वाला पार्ट तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर छोटे 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 बीज दिख रहे हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई उनकी तरफ से ये सिंपल सा मॉडल था, काश ऐसा होता, लेकिन लिमिटेशंस, तो लिमिटेशन नाम की चीज तो सुनिए ना जानी, लिमिटेशंस निकल आई भाई। आगे और भी साइंटिस्ट बैठे थे भी, वो कहते हैं ऐसे कैसे तुम कह सकते हो कि ये इतना सिंपल मॉडल ऑफ एटम होता है, नहीं। तो उनकी लिमिटेशंस क्या निकली कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम। मतलब ये कैसे हो सकता है कि सारा जो पॉजिटिव चार्ज, जो रेड रेड पार्ट में जिसके अंदर तुम्हें बीज दिखाई दे रहे थे, वो कैसे उसको होल्ड करके रख सकता है भाई। इलेक्ट्रॉन्स कोई होल्ड करने की चीज वैसे है तो नहीं, बहुत शरारती तत्व होते हैं, तुम्हें पता है, इलेक्ट्रॉन्स तो एक जगह पे टिक ही नहीं सकते हैं। ओके, तो ये वाली चीज उनसे एक्सप्लेन नहीं हुई थी, तो ये फर्स्ट वाली मतलब एक उसकी लिमिटेशन बन गई, ठीक है। सेकंड क्या है कि एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की जनाब ने, कैसे एटम स्टेबल हुआ, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कहाँ इक्वल दिख रहे हैं भाई तुम्हें, हमें तो नहीं दिख रहे थे। और थर्ड चीज, द थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हमें तो पता है भी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन उस टाइम पे न्यूक्लियस व्यूक्लियस कुछ ढूंढा नहीं गया था, तो उसके हिसाब से कुछ पता नहीं लगा। तो ये आपको लिमिटेशंस लर्न होनी चाहिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। आगे देखिए, आगे क्या देखिए, आगे बस फॉलो कीजिए हमारा टेलीग्राम जो आईडी है, वो है इंग्लिश बाबा 123। आप इस पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हो अगर हमसे आप कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, एंड दूसरा है आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो। आगे देखिए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों के इकट्ठे एफर्ट्स थे इसके पीछे, है ना। तो सबसे पहले जो गोल्डस्टीन थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एविडेंस देखा था कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैथोड रे ट्यूब ली, जिसके अंदर ये देखो होल्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ छेद वाली एक ट्यूब ली उन्होंने। ओके, वैसा ही सेटअप लिया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही, मतलब सारा कुछ हो रहा है। पर उन्होंने क्या नोटिस किया, ही नोटिस्ड दैट देयर वर रेज ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द कैथोड रेज, ठीक है। जैसे कैथोड रेज तो ऊपर निकाल ही चुके थे, वो थॉमसन जी ने ढूंढ ही लिया था कि कैथोड की साइड से रेज निकल रही थी, लेकिन इन्होंने, गोल्डस्टीन ने क्या नोटिस किया कि सिर्फ कैथोड की साइड से नहीं, कुछ कुछ एनोड की साइड से भी कुछ आ रहा है। उसका नाम उन्होंने दे दिया था कैनल रेज, ठीक है, कैनल रेज। तो ये ध्यान रखना है आपको, बस इन्होंने इतना बताया था। उसके बाद फिर रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया इसी चीज का। उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर बहुत अच्छी तरह से क्या एक्सप्लेनेशन दी, उन्होंने क्या कहा, उनके जो ये एक्सपेरिमेंट का नाम है वो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रुदरफोर्ड ने क्या ली, एक गोल्ड की फॉइल ली, मतलब आप कह दो कि गोल्ड की बनी हुई एक पत्ती, ठीक है, लंबी सी पतली सी, जैसे जैसा फॉइल पेपर होता है इस टाइप का, ऐसा गोल्ड का उन्होंने फॉइल ले ली। ओके, और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स यानी कि हीलियम के पॉजिटिव आयंस को, चार्ज पार्टिकल्स को उसके ऊपर अटैक करवाया, उसके ऊपर फॉल करवाया। सिंपली बस ये ध्यान रखना है। अब आप ये समझिए, ये जो आपको यहाँ पे गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, ये गोल्ड के ही एटम्स हैं,
समझ गए, क्योंकि गोल्ड है तो गोल्ड के एटम से ही बना होगा गोल्ड। तो गोल्ड की जो फॉइल है उसके एटम्स को लाइन वाइज लगा के दिखा दिया और आपको बताया कि क्या क्या चीजें हुई। देखिए अल्फा पार्टिकल जब आया तो एक आपको यहाँ दिख रहा है कि कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ पे स्मॉल एंगल से क्या हुआ है, डिफ्लेक्शन हुआ है। फिर ये देखिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट जाती हुई दिख रही है कि ये सीधी चली गई। फिर ये देखिए एक लार्ज एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ और ये स्ट्रेट जाती हुई दिख रही है। मतलब आप इस चीज से कुछ चीजों का कंक्लूजन निकालोगे, रिजल्ट निकालोगे। क्या रिजल्ट निकला, ध्यान से देखिए। हमने पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, मतलब उस पर कोई असर नहीं हुआ और आराम से वो जा रहे हैं। देखिए आप देख सकते हो आराम से जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, सीधे सीधे पास हो गए स्ट्रेट। तो इससे क्या पता चलता है कि एटम में बहुत सारा स्पेस खाली है, जैसे हमारा भेजा खाली है ना। और सेकंड चीज क्या है, सम पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कुछ कुछ जो पार्टिकल्स थे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, जिससे पता चलता है कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। अब भाई मेरी बात ध्यान से समझना, इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ था ये रहा स्मॉल एंगल, मतलब जिसपे सेम चार्ज होगा, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल पास से गुजर के जा रहा है ना। जैसे तुम अपनी महबूबा की गली के बिल्कुल पास से जा रहे हो और अगर उसके भाई को पता चल गया तो वो तुम्हारे पीछे ऐसे भागता आएगा, तुम पूरा उससे क्या जाओगे, दूर होके भागोगे, रिफ्लेक्ट हो जाओगे उससे, है ना। तो ये क्या हो रही है, ये क्या हो रहा है, ये उसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो ये रिपल्शन आपको दिखाई दे रही है, स्मॉल एंगल से दिखाई दे रही है, मतलब तुम बहुत मुश्किल से जान बचा के भागे, तुम्हें ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़े। और ये क्या हुआ, जब तुम बिल्कुल अपनी महबूबा की गली के अंदर ही चले गए हो भाई, तब वो उसका भाई बिल्कुल बाहर खड़ा रहा और तुमने ऐसी कल्टी मारी लार्ज डिफ्लेक्शन से, तुम दूर भागे और बचे, है ना। तो बस ये ध्यान रखना है, जब बहुत ज्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन हुआ है तब वो थोड़ा सा और ज्यादा पास होगा पॉजिटिव चार्ज के, और ऐसे ही थोड़ा स्मॉल होगा तो वो भी तब भी वो पॉजिटिव चार्ज के पास से ही है। और 1 out of 12,000 पार्टिकल्स रीबाउंड बैक। अब ये रीबाउंड बैक वाला किस्सा देखिए क्या था, ये मैंने अभी बताया नहीं आपको। जब क्या होगा, वो बिल्कुल ही उसके घर ही चला जाएगा भाई। घर गया, बेल बजाई, सामने थे भैया और वापस पलटी मार ली, है ना। अब क्या कर सकते थे, भैया ने दरवाजा खोल दिया भाई, अब तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें तो भागना पड़ेगा। महबूबा ने खोला होता तो तुम शायद बच जाते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक आधा कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया कि एक पार्टिकल जो है वो बिल्कुल बीच में से गया, तो उस टाइम पे उसको ऐसी रिपल्शन मिली कि वो बिल्कुल ही वापस चला गया। इसका मतलब क्या है कि सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है, जो मास है गोल्ड एटम का, वो किसी स्मॉल वॉल्यूम के अंदर, एटम के अंदर ही छिपा बैठा है, ठीक है। किसी स्मॉल वॉल्यूम के अंदर ये एटम है और उसकी छोटे से हिस्से के अंदर कहीं पे कुछ ये पूरा पॉजिटिव पार्ट जुड़ा हुआ है, जहां से रीबाउंड वो होके चला गया। आई थिंक सो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अब ये जो पूरा का पूरा जो रुदरफोर्ड ने पूरा किस्सा सुनाया आपको, उसको उन्होंने एक नाम दिया जिसका नाम था न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि एटम के अंदर बहुत सारी अनऑक्यूपाइड स्पेस है, वहां पे अंदर कुछ एक पॉजिटिवली चार्ज हैवी चीज है बिल्कुल सेंटर में, जिसका नाम उन्होंने न्यूक्लियस दिया। अब देखो ध्यान रखना कि न्यूक्लियस भी रुदरफोर्ड के वजह से मिला है, ठीक है। तो इसका भी पूरा उनको ही क्रेडिट जाता है कि न्यूक्लियस भी उन्होंने ढूंढ दिया था। अच्छा, तीसरी चीज, द न्यूक्लियस कंटेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है भाई, यहाँ करेक्ट कर लेना, एटम आएगा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, एटम के अंदर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है। ये वाली चीज ध्यान रखना। अच्छा, अब देखिए द न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा। आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस ऑफ एटम रुदरफोर्ड के अकॉर्डिंग समझाइए, तो आप क्या बोलोगे कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पे होता है, उसका सारा का सारा एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियस की वजह से होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं। और अगर हम एटम के साइज को न्यूक्लियस के साइज से कंपेयर करें तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो काफी छोटा होता है एटम से। तो ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि एटम के अंदर न्यूक्लियस है तो ऑब्वियस है न्यूक्लियस का जो साइज होगा वो एटम के कंपैरिजन में क्या होगा, छोटा होगा। बस ये सिंपल से पॉइंट्स हैं, यही चीज आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास ये ऑर्बिट बनी हुई है,
ठीक है, इन्हीं ऑर्बिट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, बस ये याद रख लेना। आगे देखिए, हर एक चीज की लिमिटेशन है, क्योंकि आपको पता है जो रियल वाला जो मॉडल दिया गया था वो इन्होंने नहीं दिया था, वो आगे एक और भाई साहब आएंगे उन्होंने दिया था। ठीक है, तो लिमिटेशन इसकी निकाली गई क्या। अब साइंटिस्ट जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, अगर किसी की कोई छोटी सी गलती निकल गई उसको ऐसे बड़ा सा बना के दिखा देंगे, भी तूने जो बताया ना सारा कुछ सही नहीं है, देख तेरी ये गलती है। तो उन्होंने यहाँ पे फिजिक्स ले आई, ठीक है, फिजिक्स को ला दिया बीच में। कहते कि अगर एटम की स्टेबिलिटी तो तू एक्सप्लेन कर नहीं सका, स्टेबिलिटी बता कैसे होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो कहती है कि कोई भी जो चार्ज पार्टिकल होता है ना, अगर वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और कॉन्टिन्यूसली एमिट एनर्जी एमिट करता है और अपना पाथ पाथ जो है वो शॉर्ट कर लेता है। इसका क्या मतलब है, मतलब कोई चीज अगर गोल गोल घूम रही है तो वो एक ही चीज में एक ही जगह पे नहीं घूम रही है, वो घूम के कभी ना कभी अपना पाथ छोटा करके एक जगह पे बंद हो जाएगी या गिर जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो ये कहती है, लेकिन आपने तो कहीं पे भी नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं, उसके पास ये एनर्जी कहाँ से आ रही है या क्या। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये घूमता घूमता अंदर जाके गिरना चाहिए। ठीक है, जो कि जिससे पता चले कि जो एटम है वो स्टेबल है नहीं है क्या है। तो ये सारा कुछ वो नहीं समझा पाए, इस वजह से ये उनकी लिमिटेशन की वजह से इनका मॉडल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। उसके बाद आती है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, जिसका क्रेडिट जाता है जेम्स चैडविक को। उन्होंने ये प्रूव किया कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रल पार्टिकल भी है, और इसके लिए उनको 1935 में नोबेल प्राइज भी मिला था। अब देखिए, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें पता है, हम जो आज के टाइम में मॉडल पढ़ते हैं एटम का, हम ये पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है ना, यही पढ़ते हैं ना। तो ये जो न्यूट्रॉन है इसकी डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने क्या सोच के की थी, उन्होंने ये देखा कि हाँ ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं और अंदर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा है, लेकिन जो उसका मास है ना, उसका जो मास है वो अकेले प्रोटॉन्स का नहीं है। प्रोटॉन्स का इतना मास होता तो हमें पता चल जाता, लेकिन वो एक्स्ट्रा मास दिख रहा था उनको। उन्होंने ये नोटिस किया कि अकेले प्रोटॉन्स का मास नहीं है, प्रोटॉन्स के बराबर की कोई और चीज वहां पे बैठी है, लेकिन उसका चार्ज नहीं है। समझे मेरी बात। तो हमें पता चल गया, हमने अभी अभी ऊपर भी पढ़ा था कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन न्यूट्रॉन का मास जरूर होता है भैया। तो उन्होंने यही देखा कि प्रोटॉन के बराबर का कुछ मास वाली चीज अंदर बैठी है, हाँ बस उसका चार्ज नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि अल्फा पार्टिकल्स को, सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, अल्फा पार्टिकल्स को पहले बेरिलियम के थ्रू, फिर उन्होंने पैराफिन वैक्स के थ्रू देखा, और फिर उनको दिखाई दिया कि प्रोटॉन्स के साथ साथ कुछ और चीजें निकल रही हैं, जहां पे डिटेक्टर सामने लगा उसके अंदर वो डिटेक्ट हो गया। ठीक है, उन्होंने देखा कि प्रोटॉन का तो मास है ही, लेकिन कुछ और चीजें वहां पे जुड़ी हैं जिसका प्रोटॉन के लगभग बराबर ही मास था, लेकिन चार्ज नहीं था। तो इससे डिस्कवरी हुई थी इनकी, न्यूट्रॉन्स की। समझ गए जानी। तो बस इतना सा करना है, और इस पे कोई खास क्वेश्चन नहीं आता। अब आते हैं असली, जिन्होंने पूरा का पूरा मॉडल जो था वो प्रॉपर वे से आपको दिया है, वो है मिस्टर नील बोहर। ठीक है, तो नील बोहर ने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने जो मिस्टेक की है ना, उसके उसको ध्यान में रखते हो, क्योंकि रदरफोर्ड ने बहुत सारी चीजें बिल्कुल सही बताई थी, कुछ चीजों को जो 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 उनकी मेन लिमिटेशन थी उसको उन्होंने करेक्ट किया। कैसे, अकॉर्डिंग टू हिम एटम बिल्कुल न्यूट्रल है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सही, ये चीज बिल्कुल सही है। अच्छा, सेकंड, इन द सेंटर ऑफ द एटम न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विच इज पॉजिटिवली चार्ज, ये भी बिल्कुल सही। न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना, ये भी बिल्कुल सही। अच्छा, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, ये भी हमें पता है। अब जो नील बोहर ने सारे के सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पोस्टुलेट्स दिए, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं, वो कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सेंट्रली लोकेटेड स्मॉल एंड हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक है, ये उनका फर्स्ट पोस्टुलेट है जो तुम्हें लर्न हो चुका है अब तक तो। अच्छा, घूमते टाइम व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, हो गया मामला सॉल्व। यही तो गड़बड़ की थी रदरफोर्ड ने, यही वाली चीज पे बात नहीं की थी उन्होंने।
तो इन्होंने पहले ही बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं ना, वो एनर्जी नहीं फेंक रहे, निकाल रहे, कुछ नहीं कर रहे, एनर्जी का कोई उस पे चक्कर ही नहीं है। ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, इनको शेल्स भी बोला जाता है, इनको एनर्जी लेवल्स भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इनको के, एल, एम, एन या फिर 1, 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। अभी और बात करेंगे एनर्जी के ऊपर, ध्यान दीजिए। न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, आउटसाइड द न्यूक्लियस जो शेल्स और एनर्जी लेवल्स हैं, उसको के, एल, एम, एन के अकॉर्डिंग हमने दिखाया। ये आप देख सकते हो, के शेल, ये के होगी जिसको 1 दिखाया गया है, ये एल है और ये एम है, ठीक है, ये क्या है, एम है। ऐसी एन भी होती है, ओ, पी की चलता जाता है। शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। आगे, हर शेल की फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है। देखो बस इसी चीज को याद कर लो। जैसे अगर मैं के शेल की बात करूँ तो इसकी खुद की एनर्जी है, एल की बात करूँ इसकी खुद की एनर्जी है, एम की खुद की एनर्जी है। तो अगर इसकी खुद की एनर्जी है तो फिर इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना कोई एनर्जी लेके आता है कहीं से, वो कोई मम्मी के पेट से थोड़ा ना एनर्जी लेकर आता है ना भाई। उसको तो इस ऑर्बिट ने एनर्जी दी है कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, घूम जितना घूमना है, लेकिन तू मेरे इलाके से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो जो तुझे एनर्जी मैं दे रहा हूं तो उसी के अंदर अंदर घूमता रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। So as long as an electron remains in the same shell, it never loses or gains energy, जानी, ठीक है। अगर वो उसी शेल के अंदर घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, तो ना तो वो कभी एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर शेल के अंदर हम निकालते हैं बोहर-बर्री रूल से, जो कि क्या है 2n², जो कि ऊपर आपको मैं दिखाई चुकी हूँ ऑलरेडी। आपको दिख रहा होगा फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, देन 8, देन 18। भी कैसे निकला देखो ध्यान से, 2n², मतलब n की जगह पे आपको 1 पुट करना है। फर्स्ट शेल है तो 1 पुट करिए, 2 × 1 का स्क्वायर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे होगा 2 × 2 का स्क्वायर हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ 2 × 3 का स्क्वायर हो गया 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। आगे देखिए, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। याद रखना, कई बार ऐसे लिखा होगा Z = 22, ऐसे लिख दिया होगा, मतलब एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का कितना है, 22, ठीक है। तो याद रखो, जो भी एटम्स की बात जब की जाएगी ना, तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी ध्यान रखना है इस चीज का। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर आपको पता है, आपको पता चल गया एटॉमिक नंबर क्या है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, आपको पता चल गया एटॉमिक नंबर क्या है, प्रोटॉन्स कितने हैं। तो ये सब बराबर होता है, लेकिन आयंस के केस में बराबर नहीं होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर कभी भी, एटॉमिक नंबर आयंस का जब हम देखेंगे तो कभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया सोडियम, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर हम सबको पता है 11 होता है। तो इसका मतलब उसके अंदर 11 ही प्रोटॉन है, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर मैं सोडियम की आयोनिक फॉर्म ले लूँ, ये क्या होगी, Na+, तो उस केस में याद रखना इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही है 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है ना, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 10। अब तुम सोचोगे लूज कैसे कर दिया मैम, देखिए ध्यान से, सोडियम 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। हर कोई स्टेबल होना चाहता है लाइफ में, है ना। हम भी चाहते हैं हमारे पास सब कुछ हो, तो ये भी चाहता है कि इसकी लास्ट शेल क्या हो, फिल हो पूरी। इसकी लास्ट शेल तो वन इलेक्ट्रॉन है, तो ये अगर किसी को दे देगा तो इसके पास 8 बच जाएंगे लास्ट शेल में, तो ये दे देता है, इस वजह से इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे 10 एलिमेंट्स लिखे हैं। आपको यहाँ पे उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन, सिंबल, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर सब बता रखा है। तो आप खुद देख सकते हो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हर केस में आपको इक्वल मिलेंगे। हाँ, न्यूट्रॉन्स नहीं होंगे, और आपको न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं मैं ये भी सिखा दूंगी। और ये ध्यान रखो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर सबका सेम होता है, ठीक है। यहीं से आपको हिंट मिलता है कैसे तीसरी चीज निकलती है। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मास नंबर। इसके बाद में आपको एक मस्त वाले
एक दो एग्जांपल्स बताऊंगी जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या निकालते कैसे किसी चीज को, ठीक है। तो देखिए मास नंबर या फिर एटॉमिक मास क्या होता है। मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टोटल जितने होते हैं वो मास नंबर होता है। और ध्यान रखना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठे अगर लिखा जाए तो हम उसको न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स ये इनका इकट्ठा नाम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो चलिए इसको डिनोट करते हैं लेटर ए से। अब मान लो तुम्हें बोल रखा है कि एटॉमिक मास किसी चीज का इतना है और उसका क्या नाम है एटॉमिक नंबर इतना है। जैसे कि सोडियम का ही एग्जांपल लेना है तो चाहे वही ले लो दोबारा से, 11 उसका एटॉमिक नंबर है, 23 उसका मास है ना। तो अब वो तुम्हें बोल रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग ये फिल करके इसकी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो। तो तुम निकाल सकते हो इजीली। क्या करोगे तुम? एटॉमिक मास 23 लिखोगे इक्वल्स टू प्रोटॉन्स कितने हैं जितना उसका एटॉमिक नंबर है 11, और फिर उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो तुम्हें निकालने हैं। तो तुम क्या करोगे? 11 को 23 में से माइनस कर दो, 23 में से 11 गए, कितने न्यूट्रॉन्स आए? 12, ठीक है। ये तुम इस तरह से निकाल सकते हो। ये इजी सा एग्जांपल था आपके लिए। अच्छा कभी भी ध्यान रखना कोई भी जो एलिमेंट है वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है जैसे मैंने अभी ऊपर सोडियम का एग्जांपल दिया था। मतलब आपको एलिमेंट का सिंबल लिखना है, नीचे उसका एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर उसका एटॉमिक मास ZA, ठीक है। यहाँ पे केमिकल सिंबल X लिख सकते हो, यहाँ होता है Z और यहाँ होता है A। ये है सही तरीका। अच्छा अब इसके अंदर अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो तुम क्या करोगे? मास इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कैसे चेक करोगे? जो उसका एटॉमिक नंबर है, लिखा 7 प्लस में न्यूट्रॉन्स, तो 7 14 में से 7 को माइनस कर दो, 7 ही आ गए न्यूट्रॉन्स। क्लियर हो गया? बहुत ही आसान है यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब है आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स बहुत इजी है। इसकी दो डेफिनेशंस बनती है। एक डेफिनेशन यहाँ लिखिए कि आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ओके। तो आइसोटॉप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी मिलती जुलती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो आपके लिए यहाँ पे 3 आइसोटॉपिक फॉर्म लिखी है मैंने। हाइड्रोजन की 3 आइसोटॉपिक फॉर्म्स है। देखिए आप देख सकते हो उसका सबका 1 1 1 नीचे दिख रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन ये 1 ये 2 और ये 3 इसका मास क्या है? अलग अलग। प्रोटॉन्स क्या है? सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन्स क्या है? सेम नहीं है, ठीक है। तो ये होती है आइसोटॉपिक फॉर्म्स। अब इसके यूज क्या है? आइसोटॉप कहाँ कहाँ यूज होता है ये जनरली आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको बताना है कि यूरेनियम का जो आइसोटॉप होता है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज होता है। ऐसे ही एक कोबाल्ट का जो आइसोटॉप होता है कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज होता है। आयोडीन का आइसोटॉप गोइटर की ट्रीटमेंट में होता है। गोइटर क्या होता है? जब किसी का गला बहुत बड़ा हो जाता है, सूज जाता है, ठीक है, उसके इलाज के लिए इसका यूज होता है। आगे देखिए आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या है यार? बिल्कुल आइसोटॉप्स का ऑपोजिट। उसमें मैंने बोला था एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास सेम नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? मास सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल आपके लिए मैंने लिखा है आर्गन और कैल्शियम। देखिए आर्गन में प्रोटॉन्स अलग अलग दिख रहे हैं, न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन मास देखिए बिल्कुल सेम है ना। तो एटॉमिक नंबर आपको दिख रहा है इसका 18 है, इसका 20 है, लेकिन मास दोनों का 40 है। तो सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। क्लियर? बहुत ही इजी सा था। अब है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिटल्स। तुम्हें ऑलरेडी ऊपर मैंने बोहर-बरी रूल बता दिया था कि 2n² लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम अलग अलग ऑर्बिट्स में, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। के शेल में एक होता है, n की वैल्यू 1 होती है, तो आप इसमें जब पुट करते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही इसमें पुट करते हो 8, फिर 18 और फिर 32, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है सल्फर और सोडियम। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, मतलब उसमें 16 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इन 16 इलेक्ट्रॉन्स को हम डिवाइड कैसे करेंगे? पहली शेल के अंदर तो 2 आ सकते हैं, तो मतलब 14 हो गए, 14 बचे, उन 14 को कैसे डिवाइड करेंगे? दूसरी में 8 आ सकते हैं। अब 8 से ज्यादा हम इसमें नहीं डाल सकते, तो बचे हुए कहाँ जाएंगे? थर्ड शेल में। मतलब ये के है,
ये L है, ये M है, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हो, तो ये हो गई उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही सोडियम की जब, मैंने वैसे आपको ऊपर ऑलरेडी बता दिया, सोडियम की जब करोगे 11 उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 डाल दिए, 9 बचे, 8 यहाँ आएंगे, 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो एक जो बचा वो अगली शेल में, मतलब ये हो गया K, ये हो गया L और ये हो गया M। तो इस तरह से आप करते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वैलेंसी, ठीक है। देखिए वैलेंसी बहुत जरूरी है, आपको केमिकल फॉर्मूलाज बनाने हैं, वो उन सब में इसका बहुत यूज होता है। वैलेंसी क्या होती है? किसी एलिमेंट की वैलेंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इट्स एटम शुड गिव अवे और टेक टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मतलब कोई भी जो एलिमेंट होता है, अगर उसको स्टेबल होना है और उसके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उसको स्टेबल होना है तो उन इलेक्ट्रॉन्स को उसको प्रॉपर वे में मैनेज करना पड़ेगा। मतलब 8 बनाने के लिए या तो कभी उसको इलेक्ट्रॉन्स को देना पड़ सकता है और या फिर कभी इलेक्ट्रॉन्स को लेना पड़ सकता है, इससे वो सेट हो जाता है प्रॉपर। मतलब ये लगा लो, हमारे पास जिस चीज की कमी है तो ले लो, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है तो दे दो, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। देखिए मैं आपके लिए ऊपर वापस दिखा रही हूँ। अब देखिए लास्ट शेल में इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इनकी वैलेंसी आप कैसे चेक करोगे? इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 चाहिए, ठीक है। तो अगर वो 2 ले लेता है तो उसके ऊपर माइनस का 2 चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे ये सोडियम जो होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को, तो इसके ऊपर प्लस का 1 चार्ज आ जाएगा। इस तरह से आप वैलेंसी निकालते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगी फिर से। तो तीन तरीके होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बनाने के, दैट इज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग। लूज करने पे उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। गेन करने पे उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। और शेयरिंग में कोई भी चार्ज नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए फटाफट से आपके लिए मैंने यहाँ पे 10 एलिमेंट, उनके सिंबल्स, उनके एटॉमिक नंबर, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनकी कॉन्फ़िगरेशन और उनकी वैलेंसी लिख दी है, ठीक है। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे। इसकी लास्ट शेल कंप्लीट है, तो यहाँ पे कोई हम उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो उसकी 0 है, क्योंकि ये नोबल गैस है। हम नोबल गैस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, बड़ा डर लगता है भाई। ऐसे ही लिथियम 3 होता है एटॉमिक नंबर और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 1 के फॉर्म में, तो 1 हो गई इसकी वैलेंसी। आप देख सकते हो जो उसकी लास्ट शेल चल रही है, देखो 2 है 2, 3 है 3, 4 है 4, लेकिन 5 वाला देखो, 5 है मतलब उसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 3 वैलेंसी। 6 है मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 2 वैलेंसी। 7 है 1 चाहिए, तो 1 वैलेंसी। इस पे माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, ओके। और यहाँ पे 8 है, इनको कुछ भी नहीं चाहिए जनाब को, इनकी 0 है, क्योंकि ये है नोबल गैस, बिल्कुल स्टेबल। अब आता है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, कंप्लीट द टेबल। आपको क्या करना है? देखो बहुत आसान है। एटॉमिक नंबर अगर आपको दे रखा है ना, न्यूट्रॉन्स भी दे रखे हैं, बस क्या बोल रहा है वो, आपको मास बताओ कितना होगा, प्रोटॉन्स बताओ कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने होंगे, और ये कौन सा एलिमेंट है ये बता दो। तो भाई एक तो याद रख लो, एटॉमिक नंबर जितना होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं, हाँ के ना? बिल्कुल यस। तो यहाँ पे बिना सोचे समझे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उतने उतने लिख दो। अच्छा, अब तुम्हें पता है मास नंबर निकालने का तरीका क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 10 और 9 ऐड किया, कितना बना? 19। मास भी निकाल दिया हमने। अब 9th नंबर पे क्या आता है, ये याद कर लेना भाई, 20-30 एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए। तो 9th नंबर पे आता है फ्लोरीन, ठीक है। अगला है 16 एटॉमिक नंबर है, मास नंबर भी तुम्हें दे दिया। अब बस वो तुम्हें कह रहे हैं न्यूट्रॉन्स निकाल दो, प्रोटॉन्स निकाल दो, इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर अगर गिवन है तो प्रोटॉन भी उतने ही होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे, है ना। अच्छा, फिर तुम्हें निकालना है क्या? न्यूट्रॉन्स। अभी तुम्हें पता है मास नंबर, जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के, है ना। तो तुम्हें मास कितना दे रखा है? 32। और प्रोटॉन्स कितने दे रखे हैं? 16। तो न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे ना, आराम से निकल जाएंगे। 32 में से 16 गए, कितने बचे? 16। सल्फर इसका नाम तुम्हें ऑलरेडी गिवन था। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, 24 मास है, 12 प्रोटॉन्स है,
तो भाई 12 प्रोटॉन है, तो इन निकम्मों को बताओ कि 12 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 ही एटॉमिक नंबर होगा। अब तुम फिर से न्यूट्रॉन निकालोगे, तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा, मास के अंदर से प्रोटॉन्स को माइनस कर दो, ये रहा मास, ये रहे प्रोटॉन्स, 24 में से 12 गए, कितने बचे 12। और 12 नंबर पे क्या आता है, मैग्नीशियम। और अब लास्ट है आपका क्या, मास नंबर है 2, प्रोटॉन्स है 1, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 1, और यहाँ पे ये भी कितना होगा 1। अब 1 नंबर पे तो हाइड्रोजन आता है, तुम सोच रहे होगे लेकिन हाइड्रोजन का मास 2 कैसे है, तो भूलो मत, तुम्हारे पास हाइड्रोजन की आइसोटॉपिक फॉर्म भी है। आइसोटॉपिक फॉर्म कौन सी, जो 1 2 ये वाली फॉर्म, ठीक है। और इसका नाम लिखना है, ये तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसका नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम। क्या होता है, ड्यूटेरियम। तो ये हो गया आपका टेबल सॉल्व। तो आई होप ये वाली चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी कैसे करनी है। तो अब मेरी तरफ से हो गया चैप्टर खत्म। अब आपको क्या करना है, अपनी नॉलेज को चेक करना है। नॉलेज चेक करने के लिए इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे जरूर देना कमेंट के अंदर, और मैं पूरी कोशिश करूंगी आप सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर के शेल किसी एटम की फुल होती है, के और एल शेल, सॉरी, के और एल शेल अगर किसी एटम की फुल होती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर। तो ये आपके ऑप्शंस है, इनमें से जो भी सही लगे मार्क कर बता देना मुझे वहां पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर सोडियम आयन के पास कंप्लीटली फिल्ड के और एल शेल्स होती हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। इसका रीजन 1 लाइन में आपका आंसर होगा, बता देना। अगला क्वेश्चन है अगर Z3 है, Z का मतलब माने एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो वैलेंसी बताओ एलिमेंट की कितनी होगी, और एलिमेंट कौन सा होगा ये बताओ। सो दीज आर योर क्वेश्चंस। मुझे प्लीज इनका आंसर जरूर देना, आई विल बी वेटिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, देखो सिर्फ 36 मिनट में पूरा चैप्टर मैंने कवर कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।